नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को हिंदी। मैं आपको पढ़ाता हूँ हिंदी, और ये जो हिंदी आपकी पढ़ाई जा रही है ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो भी भाई बहन हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समय निकाल करके देखा करिए। आपका कभी भी किसी पेपर में बैक नहीं लगेगा। आपके सारे पेपर को इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आप तक वीडियो पहुंचाई जाएगी, ताकि आप लोगों को किसी भी सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैक न लगे। ये भरपूर प्रयास करने का काम किया जा रहा है। तो पिछले दिन तक आप लोगों ने पढ़ने का काम किया था कि वाचन उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निराकरण, यानी हम जो वाचन करते हैं उस वाचन के उच्चारण में, यानी हमारे उच्चारण में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उसका निराकरण कैसे किया जाए, या उन जिन गलतियों को हम करने का काम करते हैं, जो बच्चे करते हैं, ये किस कारण करते हैं, आखिरकार ये गलती उनके अंदर कहां से आती है, ये कहां से सीखने का काम करते हैं। तो उसके निराकरण को मैंने आपको कल बताया था। और इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताया था कि वाचन में अक्षरिक उच्चारण के नियम, यानी आप जो वाचन करते हो उस वाचन में जो अक्षरिक अर्थात जो अक्षरों के उच्चारण हैं उनके क्या नियम हैं, उस नियम को मैंने आपको बताया। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में आपको हम पढ़ाएंगे अशुद्ध उच्चारण के कारण। अशुद्ध उच्चारण के कारण आपको पढ़ाया जाएगा आज अशुद्ध उच्चारण के कारण। जैसा कि ये प्रश्न ही आपसे पूछ रहा है, ये कह क्या रहा है, उसी चीज को आपको समझना है। बहुत ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप प्रश्नों को ही समझने से, आप प्रश्न को समझ लेंगे, आपको उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा ही आपका दे देता है पेपर, कहीं कोई सा भी पेपर अगर दे दे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप सबसे पहले पेपर को धैर्यपूर्वक पढ़िए। एक बार आप पेपर को धैर्यपूर्वक पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद पुनः दोबारा उस प्रश्न, जो पेपर में प्रश्न छपे हुए, उन प्रश्नों को थोड़ा गहराई से पढ़ें, समझ के पढ़ें। वाचन करें पर समझते करें। कहता है उसका वाचन करिए, उसको पढ़िए। तो अगर ऐसा आता है, इसलिए साफ लिखा है कि अशुद्ध उच्चारण, यानी बालक के द्वारा जो अशुद्ध उच्चारण करने का काम किया जाता है, यानी बालक जो है जो अशुद्ध उच्चारणों को करता है, जो अशुद्धियों को बोलता है, उसका क्या कारण है। अशुद्ध उच्चारण के कौन से कारण है, यानी किस कारण बालक अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता है, उस अशुद्धि के कौन कौन से कारण है। क्या ऐसी चीजें हैं कि बालक अशुद्ध उच्चारण करता है, क्या ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको सूखने के बाद बालक अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। तो आपका एक प्रश्न ही साफ लिख रखा है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण, यानी बालक यदि अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसका क्या कारण है कि वह गलत प्रयोग कर रहा है। अशुद्ध का मतलब त्रुटिपूर्ण या गलत उच्चारण क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है, इसी बात को आपसे पूछना चाहता है। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए तो पहला कारण होगा उसका, यदि ऐसा पूछता है कि बालक यदि अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसका कौन सा कारण है। तमाम कारण है, विकार भी हो सकता है या भाषा भाषी नहीं होगी, इसलिए तो तमाम कारण, कुछ कारणों में मैं आपको कुछ चीजों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहला कहता है यदि वह ऐसा करता है तो कहीं न कहीं उसके ऊपर क्षेत्रीय प्रभाव, ये है उसने कह रखा है। यदि कोई बालक
अशुद्ध उच्चारण करता है तो इसका ये कारण नहीं है कि वह शुद्ध नहीं बोलना जानता इसलिए नहीं, वह जिसको भी जानता है उसको बोल रहा है, जिसका उच्चारण कर रहा है वो सही कर रहा है। क्यों सही कर रहा है? क्योंकि अपने हिसाब से सही कर रहा है, जैसा उसने सीखा है, जैसा उसने सुना है वैसा वह बालक उच्चारण तो निश्चित कर रहा है। और आपके दृष्टि से गलत हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह किताबों के दृष्टि से गलत है, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वह जो बोल रहा है वह अपने दृष्टिकोण से सही बोल रहा है, क्योंकि उसने कहीं न कहीं से उन चीजों को सीखा है। भाई अगर सीखा है तब बोल रहा है। उसने कहा कि पहला कारण है अशुद्ध उच्चारण का पहला कारण है क्षेत्रीय प्रभाव। कहता है कि क्षेत्र, जैसे कहा जाता है ना कि बोली और भाषा, तो बोली और भाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग ये कहीं मान लेते हैं कि है दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि भाषा वह है जो पूरे राष्ट्र में होती है, बोली वह है जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ये बालक अगर अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, यदि बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय प्रभाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि अशुद्ध उच्चारण पढ़ा है, नहीं, वह जिस क्षेत्र का रहने वाला है, वह बालक जिस क्षेत्र का रहने वाला है उसके क्षेत्र में उस चीज को वही कहा जाता है। भले किताब के दृष्टिकोण से गलत लग रहा हो, लेकिन जिस क्षेत्र का रहने वाला है, जिस विशेष अंचल का रहने वाला है, जिस विशेष प्रदेश का रहने वाला है, उस विशेष प्रदेश में, उस विशेष अंचल में, उस विशेष स्थान पे उस चीज को वही कहा जाता है जिसको वो कह रखा है, लेकिन किताब के दृष्टिकोण से क्या है? गलत है। ये सही कब होगा? जो किताबों में लिखा हुआ है, यानी जो हिंदी, जो एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी किताबें पूरे भारत में चलती है, तो कहता है कि जो एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है वही सर्वमान्य है। इसलिए गलत लग रहा है कि भाई किताब में कुछ और लिखा है, बच्चा बोल रहा है कुछ और, लेकिन कारण क्या है? कि क्षेत्रीय प्रभाव, यानी उस बच्चे के ऊपर क्षेत्रीयता का असर है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वह बच्चा अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता। पहला काम तो यही है कि जिस क्षेत्र का रहने वाला है उस क्षेत्र में उस चीज को वही चीज कहा जाता है। यह सामान्य सी बात है। अभी आप, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हमारे यहां प्याज है तो प्याज को हम लोग वाकई में प्याज ही कहते हैं, लेकिन अभी आप चले जाओ महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में क्या है कि वहां के लोग क्या कहते हैं? इसी प्याज को कांदा कहते हैं, शायद कांदा कहते हैं लोग। इसका मतलब यह नहीं कि प्याज को लोग जानते नहीं, जानते तो हैं, लेकिन उनकी क्षेत्रीय भाषा है कांदा कहना। बंगाल में चले जाओ आप, हमारे यहां समोसा को समोसा कहते हैं पूर्वांचल में, इसमें जो मैदे का बनाया जाता है, जिसमें आलू का चोखा भर के बनाया जाता है, हम लोग उसको समोसा कहते हैं। लेकिन इसी समोसा को आप बंगाल में चले जाओ तो वहां पे क्या कहते हैं? इसको सिंघाड़ा कहते हैं लोग। इसका ये मतलब नहीं है कि वह जानते हैं, बस ये जानते हैं कि इसका नाम ये है। जिस नाम को हम लोग पुकारते हैं उस नाम से उन्हें नहीं जानते हैं, वो लोग दूसरे नाम से जानते हैं। तो वही कहता है क्षेत्रीयता का प्रभाव जैसे ये है कि प्याज, कांदा, तो ये उनकी बोली है, ये भाषा उनकी नहीं है, उनके क्षेत्र का असर है, ये उनके क्षेत्र की अपनी एक प्रकार की बोली है। उस बोली के कारण ही उसको ये लोग कांदा कहते हैं, उसको लोग सिंघाड़ा कहते हैं, और हम लोग उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ बोली वही है जो किताबों में लिखा है। हम लोग प्याज कहते हैं, प्याज सब जगह मिलता है। हम लोग समोसा कहते हैं, समोसा सब जगह मिलता है। ये है, तो पहला कारण है कि अशुद्ध उच्चारण का पहला कारण है क्षेत्रीय प्रभाव। दूसरी बात कहता है, अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है, अशुद्ध उच्चारण बोलने वाले, अशुद्ध उच्चारण बोलने, अशुद्ध उच्चारण बोलने वाले व्यक्तियों के संपर्क,
व्यक्तियों के संपर्क से। देखिए दूसरा कार्य बताता है, एक तो कहा कि क्षेत्रीय प्रभाव है, दूसरा कार्य कहता है यदि कोई व्यक्ति या कोई बालक अशुद्ध उच्चारण बोलता हो हमेशा, यानी शुद्ध नहीं बोल पा रहा है, अशुद्ध बोल रहा है, तो उसके संपर्क में जो रहेगा वह भी वही बोलेगा जो अशुद्ध उच्चारण वाला बोलने का काम करता है। यानी उसने ये कहा है कि अशुद्ध उच्चारण का दूसरा कारण यह है कि यदि आप अशुद्ध बोलने वाले व्यक्ति के साथ रहते हो तो भी आपका अशुद्ध उच्चारण प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप सुनोगे वैसा ही आप बोलोगे। कहता है जिनके संपर्क में आप रहोगे तो संपर्क का असर होता है। तो उसने दूसरी बात कह रखा है कि अगर आप अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के साथ रहने का काम करते हो तो आपका उच्चारण भी अशुद्ध हो जाने का काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गांव में क्या होता है, कोई कोई बच्चा हकला के बोलता है, हकला के बोलता है या तुतला के बोलता है जब, तो कुछ बच्चे उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसको रिझाना शुरू कर देते हैं। और जब उसको रिझाना शुरू करते हैं तो कुछ बच्चे तो इतना उसमें तल्लीन हो जाते हैं रिझाने में कि उनकी आवाज भी वैसे ही होने लगती है, वो भी हकला के बोलना शुरू कर दे, वो भी तुतला के बोलना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी बात उसने कह रखा है यदि अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के संपर्क में बालक है तो निश्चित रूप से वह भी अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। दूसरी बात। तीसरी बात कहता है वह भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव। देखिए अगली बात कहता है, तीसरी बात कहता है कि भौगोलिक प्रभाव के कारण भी अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। देखिए भौगोलिक प्रभाव का मतलब यह है, हम जैसे कुछ लोग मैदानी भाग के होते हैं, कुछ लोग पहाड़ी भाग के होते हैं, कुछ लोग पठारी भाग के होते हैं, कुछ लोग ये उसको क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से निकल गया। कहता है आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हो, भौगोलिक दृष्टिकोण से आप मैदानी भाग के रहने वाले हो या आप पहाड़ी भाग के रहने वाले हो या आप पठारी भाग के रहने वाले हो या आप तराई क्षेत्र में रहने वाले, हाँ ये तराई, यदि आप तराई क्षेत्र के रहने वाले तो उसने ये कह रखा है कि जैसा उनका भौगोलिक दृष्टिकोण होता है, तो जैसे वहां का कल्चर होता है, जैसे वहां का रहन सहन होता है, जैसी वहां की बोली भाषा होती है, तो उनके संपर्क में रहने वाला जो बालक है वह भी उन्हीं की भाषा को बोलना प्रारंभ कर देता है। सामान्य सी बात मैं आपको एक चीज बता दूं, आप देखते होंगे, आप चाहे किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, लेकिन एक बालक जो विद्यालय में आके पढ़ता है उसके माहौल से, उसकी बात विचार से, और जो नहीं पढ़ा हुआ है उसकी बात विचार से आपको यही अंतर मिल जाएगा। एक ही क्षेत्र के रहने वाले दोनों बालक हो, लेकिन एक विद्यालय में जाकर रोज पढ़ता हूं उसके बाद विचार से, और एक न पढ़ने वाला हो उसके बाद विचार में आपको अंतर मिल जाएगा। वह वही चीज बोलेगा जो नहीं पढ़ रहा है, जो सुन रखा, आप वही बोलोगे जो आप पढ़ रहे हैं। तो किताबों में जो चीज लिखा हुआ है उसका असर निश्चित होता है। उसने कहा कि भौगोलिक प्रभाव का इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने का काम करता है। अगर कोई बालक अशुद्ध उच्चारण करने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भौगोलिक असर होने का काम किया है, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से इस भाषा के ऊपर उसका असर निश्चित रूप से होने का काम किया हुआ है। ये अगली बात उसने कह रखा है अक्षरों तथा मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। अक्षरों तथा मात्राओं का, अक्षरों तथा मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। ये देखिए कहता है अशुद्ध उच्चारण का एक कारण यह भी है, एक कारण यह भी है कि अक्षरों का और मात्राओं का यदि स्पष्ट ज्ञान नहीं है, यदि आप अशुद्ध बोल रहे हो उसका कारण यह नहीं कि नहीं जानते हो, नहीं, उसने कह रखा है यदि अशुद्ध उच्चारण होने का काम कर रहा है तो पहली बात उसने कह रखा है या तो
अक्षरों का उसको ज्ञान नहीं होगा, या तो मात्राओं को उसके पास ज्ञान नहीं होगा। अक्षर और मात्राओं का ज्ञान न होने के कारण भी बालक अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। यह है अशुद्ध उच्चारण के कारण। तो कहता अशुद्ध उच्चारण का यह कारण यह भी है कि यदि आपको सही अक्षर का ज्ञान नहीं है, यदि आपको सही मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो सही अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान न होने के कारण भी आपका उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। इसका एक कारण ये भी है। एक कारण मैं आपको और बता दूं, शारीरिक विकार। कहता है शारीरिक विकार। ये देखिए एक और कहता उसमें, यदि कोई बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, कोई व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण कर रहा, तो ये भी नहीं कि यही कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण और भी हो सकता है, शारीरिक विकार। उसके शरीर अवयव में, यानी उसके अंग में, यानी कि हाथ पैर में नहीं भाई, उसके मुख में, उसके मुख अवयव में यदि किसी प्रकार का विकार है, किसी प्रकार की खराबी है, तो निश्चित रूप से उस बालक का, उस व्यक्ति का अशुद्ध उच्चारण होने का काम करेगा। सामान्य बात है। इसलिए होगा क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं कि दंत पे लगते हैं, कुछ मूर्धा पे लगते हैं, कुछ होठ से होते हैं, कुछ कोमल तालु से होते हैं। तो तमाम जगह मैंने पीछे बताया है कि जीवा है जगह जगह स्पर्श करती है। तो उस स्पर्श या टच या छूने के कारण वर्णों की उत्पत्ति होती है। अब जब वर्णों की उत्पत्ति होने का काम करती है तो जाहिर सी बात है अंग के जिस अंग में विकार होगा, खराबी होगी, तो विकार के कारण उन चीजों को स्पष्ट वह नहीं बोल पा रहा, उसका कारण यही है। तो कहता यदि मान लीजिए उसका दांत अगर टूटा हुआ हो, झड़ गया हो, निकल गया हो, तो जितने भी दंत वर्ण हैं, त थ द, जितने भी 5 दंत वर्ण हैं, उनका उच्चारण सही नहीं कर पाएगा। यदि होस्ट उसका कटा हुआ है तो जो भी होस्ट वर्ण है प फ ब, इनका उच्चारण नहीं सही कर पाएगा। यदि उसकी जीवा छोटी है तो मूर्धा में टच नहीं होगा, तो मूर्धा से निकलने वाले वर्णों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। कहता ये कारण ये भी है, एक कारण शारीरिक विकार भी है। अशुद्ध उच्चारण का एक कारण शारीरिक विकार भी है। अगला एक कारण और भी कहता है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन कहता है एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है कि मानसिक, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क में अगर कोई खराबी होगा, व्यक्ति माइंड से अगर डिस्टर्ब है, मस्तिष्क से अगर डिस्टर्ब अगर है, तो निश्चित रूप से उसके कारण भी उसका उच्चारण अशुद्ध होने का काम करता है। तो ये रहा आपका अशुद्ध उच्चारण के कारण। यानी अशुद्ध उच्चारण किन किन कारणों से होता है? तो पहला कारण है क्षेत्रीय प्रभाव, दूसरा है अशुद्ध उच्चारण बोलने वाले व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण भी अशुद्ध उच्चारण होता है, तीसरा कारण है भौगोलिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव का भी असर होने का काम करता है, चौथा कारण है अक्षरों तथा मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान होना, यानी अक्षरों और मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान न होने का काम किया हुआ है, तो भी उसके कारण वह बालक, वह व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण करने का काम करेगा। और अगला कहता है शारीरिक विकार। अगर मुख अवयव में शारीरिक विकार यानी किसी प्रकार की खराबी हो, विकार होगा, तो जिसके कारण वह व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा। और अंतिम कहता है मानसिक असंतुलन। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, या वह उसका मस्तिष्क सही रूप सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है, तो भी वह अशुद्ध उच्चारण करने का काम करेगा। तो ये आपका रहा अशुद्ध उच्चारण के कारण है। यानी उसने ये कहा कि कोई व्यक्ति, कोई बालक अशुद्ध उच्चारण क्यों करने का काम करता है, तो ये उसके रहे कारण। तो अशुद्ध उच्चारण का ये हुआ कारण।
अगर ये बात आपको समझ में न आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको पुनः बताने की कोशिश की जाएगी। एक हो गया। एक अगली टॉपिक और है, कहता है अशुद्ध उच्चारण के प्रकार। अशुद्ध उच्चारण की प्रकार। देखिए अगला टॉपिक ये कहता है कि अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से प्रकार हैं, क्यों ऐसा होने का काम करता है कि व्यक्ति अंदर अशुद्ध उच्चारण होने लगता है। कभी कभी आप देखेंगे ये र को ड कह देंगे, न नहीं कह पाएंगे, त को ड कह देंगे, तो इस प्रकार की समस्या अक्सर आती रहती है। तो उसने कहा है इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, इनसे आपको परे होने के लिए उसने कहा कि अशुद्ध उच्चारण के भी कई प्रकार होते हैं। एक तो अभी आपने पढ़ा अशुद्ध उच्चारण के कारण शारीरिक विकार, मानसिक विकार, अस्पष्टता, भौगोलिक कारण, क्षेत्रीय कारण, तमाम प्रकार के कारण को आपने पढ़ा। अब यहां कह रखा है कि अशुद्ध उच्चारण के प्रकार हैं, तो किन किन प्रकार के कारण ये अशुद्ध उच्चारण व्यक्ति का होने का काम करता है। तो पहला कहता है स्वर भ्रांति। देखिए पहला कारण है कि स्वर की भ्रांति। भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, यानी जब स्वरों में स्पष्टीकरण आप नहीं कर पाओ, जब स्वरों में आप स्पष्टीकरण नहीं कर पाने का काम करते हो, इसलिए इसको कहते हैं स्वर भ्रांति। तो स्वर भ्रांति का ये एक प्रकार, अशुद्ध उच्चारण का एक प्रकार ये है स्वर भ्रांति। दूसरी बात कहता है स्वरागम। स्वरागम दूसरी बात कहता है स्वरागम। ये कहता है कि स्वरागम अशुद्ध उच्चारण के प्रकार में है, स्वरागम है। तीसरा कहता है आकार इकार का भ्रम। आकार इकार का भ्रम। आकार इकार का भ्रम कहता आकार और इकार, जहां आकार बहुला होता है आकार न के इकार कहते हैं, इसलिए कहता है अ से बोलना चाहे तो ई से लोग बोल देते हैं, कहता है आकार। और अगला कहता है ये अनुनासिक का आगम। अनुनासिक का आगम। अनुनासिक का आगम। अगला कहता है समान ध्वनि वर्ण का भ्रम। समान ध्वनि वर्ण का भ्रम। समान ध्वनि वर्ण का भ्रम। अगला कहता है फिर ये री ए तथा आ स्वरों तथा आ स्वरों का अशुद्ध उच्चारण। आ स्वरों का अशुद्ध, आ स्वरों का अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध वर्ण विपर्य। अगला है अशुद्ध वर्ण विपर्य। अशुद्ध वर्ण विपर्य। और अगला फिर कहता है शब्दांश विपर्य। शब्दांश विपर्य। अशुद्ध समीकरण। अशुद्ध समीकरण। और अगला कहता है अशुद्ध विषयीकरण। अशुद्ध विषयीकरण। और फिर अगला कहता है प्रयत्न लाघव।
प्रयत्न लाघव, प्रयत्न लाघव। और फिर अगला कहता है हकलाना, हकलाना। और अंतिम कहता है मनोवैज्ञानिक दोष, मनोवैज्ञानिक दोष। ये देखिए उसने कुछ शब्दों को दे रखा है। यदि आपका प्रश्न ऐसा बनता है कि अशुद्ध उच्चारण के प्रकार, तो आप जब इतना आपको लिखना तो नहीं होगा, स्पष्ट जान लो, इतना आपको नहीं लिखना है, एक दो आपको लिखना होगा, इतना जान लीजिए, आपको एक या दो लिखना होगा। इतना मैंने आपको इसलिए बता दिया हूं तो हो सकता है अगर आपको दो चार मैं बताऊं, याद हो या ना हो, आपको स्मरण हो या ना हो, लेकिन कई रहेगा तो कुछ तो आपको याद आ जाएगा। एक या दो पूछेगा केवल पेपर में आपसे। उसने क्या रखा है कि अशुद्ध उच्चारण के प्रकार, यानी अशुद्ध उच्चारण के जो प्रकार हैं यही है। कहता है स्वर भ्रांति, कहता है कि स्वर भ्रांति के कारण भी अशुद्ध उच्चारण ये प्रकार होता है। स्वरागम के कारण भी प्रकार है। आकार का इकार भ्रम होता, कहता आकार की जगह इकार का भ्रम हो जाने के कारण भी ये इसके उच्चारण के अशुद्ध प्रकार हो जाता है। अनुनासिक के कारण भी अनुनासिक का आगम हो जाता है। कहता है अनुस्वार की जगह अनुनासिक और अनुनासिक की जगह अनुस्वार का आगम हो जाने के कारण भी होता है। समान ध्वनि वर्ण का भ्रम, कहता एक ही तरह की ध्वनियां आवाज आती है, उसके कारण भी भ्रम पैदा हो जाने का काम करता है। अगला कहता है री, ए तथा आ स्वरों का अशुद्ध उच्चारण, कहता है री का, ए का और आ का अशुद्ध उच्चारण होने के कारण भी ऐसा हो जाने का काम करता है। अशुद्ध वर्ण विपर्य होने के कारण भी ऐसा होता है। शब्दांश विपर्य होता है। अशुद्ध समीकरण के कारण भी होता है। अशुद्ध विकार के कारण होता है। प्रयत्न लाघव भी है, हकलाना भी है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक मनोवैज्ञानिक दोष है। ये आपका अशुद्ध उच्चारण के प्रकार है। लेकिन ये तो एक प्रश्न ये बन गया, हो सकता है ये पूछ दे, बाय द वे आपको ये न पूछ करके आप यही पूछ दे वो कि स्वर भ्रांति किसको कहते हैं, या स्वर भ्रांति केवल दे देगा। इतना न पूछ करके आपसे प्रकार न पूछे और प्रकार दे ही दे, आपसे प्रकार न पूछे और प्रकार छाप दे पेपर में, तो आपका उत्तर होगा स्वर भ्रांति का। अगर पूछ दे स्वर भ्रांति क्या होती है तो आप कहिएगा संयुक्त वर्णों को पूर्ण स्वर में बोलना, यानी संयुक्त वर्णों को पूर्ण स्वर में बोलना। जैसे देखो स्वर भ्रांति का मतलब ये होता है ना कि जो संयुक्त वर्ण है, जो जुड़े हुए वर्ण है, उन जुड़े हुए वर्णों को पूर्ण स्वर में बोलने का काम करना, ये स्वर भ्रांति होता है। जैसे ये कहता है लिखा हुआ है प्रताप, देखिए लिखा हुआ है प्रताप, लेकिन उसका प्रयोग क्या लोग करते हैं, प्रताप, ये करते हैं। यही स्वर भ्रांति है, यानी स्वरों में वहम पैदा हो गया, स्वरों में भ्रम पैदा हो गया। यदि आपको दे दे कि स्वर भ्रांति क्या है तो आपका उत्तर ये होगा कि ये प्रताप की जगह या संयुक्त वर्णों की जगह पूर्ण वर्ण को बोलना, ये क्या होता है, स्वर भ्रांति होती है, यानी स्वरों का भ्रम होता है। जैसे प्रताप की जगह बोल देना प्रताप, जबकि ये क्या है, गलत है। दूसरा कहता है कि इसी तरह एक शब्द, जैसे एक शब्द और देखिए, कहता है शब्द होता है इंद्र, शब्द होता है इंद्र, लेकिन स्वर भ्रांति के कारण, स्वर भ्रम के कारण इस इंद्र को लोग कहते हैं इंदर, इस इंद्र को कहते हैं इंदर। ये क्या है, ये स्वर भ्रांति, संयुक्त वर्णों को पूर्ण रूप में बोल देना स्वर भ्रांति होती है। दूसरा कहता है कि स्वरागम का है, स्वरागम में ये कहना चाहता है वह आधा स तथा स से आरंभ होने वाले शब्द, यानी ये देखो कहता है ना छोटा वाला आधा स तथा बड़ा वाला आधा स, इनसे शुरू होने वाले शब्द से पहले ई लगा देना, यानी इनसे जो शुरू होता है इनसे पहले क्या लगा देना,
ई लगा देना। ई लगा देने के कारण जैसे होता है स्नान, होना चाहिए, होता है ना स्नान, ये होता है। अब देखो क्या कहता है, ये कहना चाहता है स्वरागम, यानी स्वर का आगम हो गया। जिस स्वर को बोलना चाहिए था उस स्वर का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि दूसरे का प्रयोग हो जाने का काम किया। ये कहता है ये श और ये स, छोटा सा हो बड़ा सा हो, कोई सा भी सा मान लो उसको, कहता है इन स्वरों को न बोल करके इन स्वरों की जगह किसका प्रयोग कर देते हैं, ई का। जैसे लिखा जाता स्नान, लेकिन लिख दे वह इस नान। ये देखिए हो गया गलत, ये तो सही था और ये हो गया गलत। इसी को कहते हैं स्वरागम। एक स्वर को छोड़ के दूसरे स्वर को ला देना, ये होता है नए स्वर का आगम अर्थात स्वरागम। यानी एक स्वर को, जिस स्वर को बोलना है उस स्वर को नहीं बोल पा रहे हो आप, एक नए स्वर को उसमें लाके शामिल कर देने का काम करते, इसलिए इसको कहते हैं स्वरागम। यानी स्नान की जगह स्नान, स्कूल की जगह स्कूल, स्टेशन की जगह स्टेशन, ये क्या है, ये स्वरागम है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं स्वरागम होने का काम कर रहा है। और कहता है आकार इकार का भ्रम। आकार अगर शब्द है, उस आकार की जगह इकार का अगर प्रयोग हो जाने का काम किया तो भी गलत हो जाने का काम। जैसे आकार है, ये कहता है पति, देखिए पति। अब इस पति का प्रयोग कैसे करते थे लोग, पति, पति या दयालु, दयालु, इसका प्रयोग कर देंगे दयालु, ऐसे प्रयोग करने का काम करते हैं। होना चाहिए ये और कर देते हैं ये, इसलिए हो जाता है गलत। इसको कहते हैं आकार और इकार का भ्रम। अ की जगह ई का प्रयोग लोग कर देते हैं, ई की जगह अ का प्रयोग कर देते हैं, इसको कहते हैं आकार का भ्रम। एक कहता है अनुनासिक का आगम, एक है अनुनासिक का आगम, यानी नाक से बोलने वाला। ये कहता है नाक से बोलने वाला, नाक से बोल, जैसे कहना है सोचना, कहना है सोचना, लेकिन किसी ने क्या कह दिया, प्रयोग कर दिया किसका, नासिका का। उसने क्या कर दिया, इसको सोचना, ये कर दिया वो सोचना, ऐसा कर दिया उसने, इसलिए ये भी एक प्रकार है। और कहता है समान ध्वनि वर्ण का भ्रम, यानी समान ध्वनि का जो वर्ण होता है उसके कारण भी भ्रम हो जाने का काम करता है। जैसे व की जगह ब का प्रयोग कर देना, ये होता है। इस री की जगह इस री का प्रयोग कर देना, ये गलत हो जाने का काम करता है। यही है, अगर पूछे समान ध्वनि वर्ण भ्रम क्या है तो ये होता है। अगला है अशुद्ध वर्ण विपरी, कहता है इसका अर्थ एक शब्द के दो वर्णों का उल्टा कर सीधा का प्रयोग करना है। जैसे उसने कहा ना अशुद्ध वर्ण, कहता है कि शुद्ध वर्ण को अशुद्ध वर्ण, विपरीत में आगे पीछे कर देना, शब्दों को आगे पीछे। जैसे यहां कहता है, कहां चला ये, इसका था भाई, ये कहता है अशुद्ध विपर्य अगर कहता है, इसमें कहता है जैसे लिखना है, होता है लखनऊ, आप किसी ने प्रयोग दिया लखनऊ, ये देखिए ये वर्ण विपर्य, आगे का पीछे, पीछे का आगे करने का लोग काम करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नखलऊ, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं नखलऊ, ये गलत है। इसको कहते हैं अशुद्ध वर्ण विपर्य, यानी वर्णों का आगे पीछे हो जाना। अक्षर अक्षर सब का सब उसमें है, कोई अक्षर कम नहीं उसमें, लेकिन उसमें आगे का पीछे हो जाने का काम किया हुआ है, इसलिए कहता है उसको वर्ण विपर्य। अगला कहता है शब्द विपर्य। शब्द विपर्य का मतलब ये होता है ना कि बाल की खाल, शब्द ये है बाल की खाल, लेकिन उसका जो शब्द विपर्य होता है आगे पीछे जब होता है तो उसको लोग कह देंगे खाल की बाल,
खाल की बाल, यानी बाल का खाल निकालना, लेकिन उसका लोग उल्टा कर देते हैं, खाल की बाल निकालना। ये होता है शब्द विपर, जहां पे वर्णों को आगे पीछे कर दिया जाए वर्ण विपरे, जहां शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाए शब्द विपरे। और अगला कहता है अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध समीकरण। ये कहता है अशुद्ध समीकरण की बात क्या कहना चाहता है इसमें, ये कहता है ये अशुद्ध समीकरण का मतलब होता है राजयुग, लिखा हुआ है राजयुग। अब इसका प्रयोग क्या करने गए, राजयोग, राजयोग। ये देखिए गलत प्रयोग होता है, इसी को कहते हैं अशुद्ध समीकरण, यानी सही उसका समान समीकरण नहीं बन रहा है, उसका समीकरण कुछ दूसरा ही बन जाने का काम कर रहा है। अगला कह रखा है ये अशुद्ध विषयीकरण। कहता है अशुद्ध विषयीकरण में लिखना है नवनीत, नवनीत। अब इस नवनीत की जगह ये जो नवनीत लिखा हुआ है ना, विषयी, विषय का कहता ये विषय है, नवनीत कहता है नवनीत की जगह क्या कर देगा, लवनीत, नवनीत की जगह हो जाएगा लवनीत। ये होता है अशुद्ध विषयीकरण। अगला कहता है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का मतलब ये होता है कि जैसे परमेश्वर, परमेश्वर को वो क्या कर देगा, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर ऐसा कर दे, ये होता प्रयत्न लाघव। और अंतिम कहता है हकलाना। हकलाना का मतलब ये कहता है ना, इस शारीरिक दोष के कारण, व्यक्ति के शारीरिक दोष का व्यक्ति हकला हकला के बोलता है, यानी जिस बात को कहना चाहता है उसको एक बार में नहीं, उसको कई बार में कह पाता है, कहने का प्रयास करता है लेकिन उसको वह कई बार में कहने का काम करता है। और अंतिम है मनोवैज्ञानिक दोष। उसमें कहता है कुछ लोग भय के कारण, कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग रुक रुक करके बोलते हैं, कुछ बड़ी तेजी से बोलते हैं, कुछ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक दोष है। यानी कुछ लोग हकला के बोलते हैं, कुछ लोग तुतला के बोलते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग तेजी से बोलते हैं। ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। ये आपका रहा अशुद्ध उच्चारण के प्रकार। यदि आपसे प्रकार पूछेगा तो इसमें से किसी का आप नाम डाल दोगे, ये क्लियर हो जाएगा। यदि प्रकार न पूछ के प्रकार आपको दे दे, पूछ ये क्या है और देता यही है, प्रकार नहीं पूछता है, देता प्रकार ही दे देगा, पूछ देगा स्वरभ्रांति किसे कहते हैं, शब्द विपर्य किसे कहते हैं, वर्ण विपर्य किसे कहते हैं, या आकार इकार का अनुनासिक समान ध्वनिवर्ण का भ्रम, यही सब देखिए विशेष रूप में यही पूछता है। स्वरभ्रांति और स्वरागम पूछने का काम करता है, प्रयत्न लाघव पूछता है। यही कुछ देखो, इसमें पूछता क्या है, स्वरभ्रांति पूछता है, स्वरागम पूछता है, प्रयत्न लाघव पूछता है। हाँ, यही पूछता, ज्यादा ज्यादा इनसे पूछने का काम करता है। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। यदि इसमें नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पुनः लिखिएगा, मैं एक दिन इसको फिर से बता देने का काम करूंगा। अब आपको प्रकार नहीं बताऊंगा, जो प्रकार है ये क्यों ऐसा होता है, इसको ऐसा क्यों कहा गया, इन सारी चीजों को मैं चर्चा पर चर्चा आपसे करने का काम करूंगा। आप अब इस वीडियो को सारे मित्र बंधुओं तक पहुंचा देने का काम करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र बंधुओं तक इसको पहुंचा देने का काम करें ताकि सभी लोग इसका फायदा पालें, सभी लोग ज्ञान के भंडार से जुड़ जाने का काम करें और अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।